मित्रों, आज इस चंद्रयोग के द्वितीय कालखंड में आपका स्वागत करते हुए ये अवशिष्ट रह गया था उस दिन कि सुनफा अनफा योग का फल क्या हो। बहुत सारे भेद प्रभेदों की परिचर्चा करते हैं। आचार्य भट्टोत्कल बहुत सारे विस्तार से इस बात को कहते हुए इसके विषय में आचार्य कहते हैं, क्या देखें आप, कि स्वयं अधिगत वित्त अर्थवस्तत् समोवा भवति ही सुनफायाम धी धनाख्यातिमांश्च प्रभुरगदस शरीर शीलवान ख्यात कीर्तिर विषय सुख सुवेशो निर्वृतश्चानफायाम। ऐसा आचार्य कहते हैं। सुनफा का फल और अनफा का बता रहे हैं। क्या कहते हैं कि जिस व्यक्ति के जन्म कुंडली में सुनफा नामक ग्रह योग हो, वह क्या करता है, अपने से उपार्जित धन से सारे कार्यों को निष्पन्न करता है। राजा के जैसा प्रभावी होता है, बलशाली होता है, प्रज्ञावान, मेधावान, धनवान भी होता है। और जिस जातक की जन्म कुंडली में अनफा नामक योग हो, वह क्या होता है, वो भी समर्थवान, चरित्रवान, निरोगी, उत्तम और धनी होता है, भौतिक सुखों से समृद्ध होता है। ये आचार्य यहाँ पे इसके बारे में कहते हैं। और दो योग बच गए, दुरुधरा और कमद्रुम योग। उसके फलों के बारे में आचार्य ने वर्णन किया है। आप देखें, कहते हैं क्या कि उत्पन्न भोग सुखभाग धनवाहनाढ्य त्यागान्वितो दुरुधरा प्रभव सुहृत्य केमद्रुमे मलिन दुखित नीच निस्व प्रेक्ष्य खलश्च नृपति विवंश जात। ये कितना एक प्रकार से इसके फलों के निदर्शन में आचार्य कहते हैं कि दुर्धरा का भी प्रभाव अच्छा होता है। समग्रता से विचार करें, सुखी होता है, धनवान होता है, विश्वास पात्र होता है, सभी से प्रेम करता है। लेकिन जिस जातक का जन्म केमद्रुम प्रभृति योगों में होता है, वह क्या होता है, मलिन होता है, दुखी होता है, नीच वृत्ति में रहता है, दास वृत्ति रहता है और दुष्ट स्वभाव का रहता है। अर्थात इन चार योगों में से सुनफा, अनफा, दुरुधरा और केमद्रुम, एक केमद्रुम नाम को योग को छोड़ करके शेष जो सुनफा, अनफा, दुरुधरा हैं, इनका प्रभाव राजयोग के सदृश शुभकारक माना जा रहा है और केमद्रुम को आचार्य निंदित, गर्हित बता रहे हैं। अब आप देखें कि अनफा, सुनफा योगों के कारक ग्रहों का फल क्या होता है। कौन ग्रह कारक हो तो उसका क्या फल होगा। यहां पे आचार्य क्रम से बता रहे हैं क्या कि उत्साह सौर्य धनसाह समान महीजः महीजः भौमः सौम्य बुधः पटुः सुवचनो निपुणः कलासु जीव बृहस्पति अर्थ धर्म सुखभाग नृपपूजितश्च कामी भृगौ। शुक्र का फल आ गया, बहुधनो विषयोपभोक्ता। जिस ग्रह का जैसा चरित्र, नेचर जिसको बोलते हैं, कारक जो है, वो अपने जैसा सारे फलों को देख रही। यहां मंगल ग्रह कारक होगा तो उत्साही, पराक्रमी, युद्ध, धन संपत्ति आदि में विजयी करेगा। यदि बुध हुआ तो कलाओं में निपुण करेगा, मीठा मीठा बोलेगा, चित्र, गीत, नृत्य, वाद्य आदि में निपुण होगा। बृहस्पति हो गए तो धन में, मंत्रित्व में, सुख साधन में उपलब्धि होगी। और यदि शुक्र कारक हो गया तो बहुत धन वाला और बहुत सारे भोगों को, विषयों को भोगने वाला होता है, क्योंकि शुक्र भोगी कारक ग्रह। अब यहां देखें कि वह जो कारक यदि शनि अथवा चंद्रमा हो गए तो उनका क्या फल होगा। आचार्य यहां पे कहते हैं, देखिए अनफादि कारक में कि पर विभो परिच्छदोपभोक्ता रवि तनयो बहुकार्यकृत गणित अशुभकृत उडुपो अहनि मूर्तिर गलित तनुश्च शुभोन्यथान्य दुष्यम। ये रवि तनय अर्थात शनि के कारण से ये बता रहे हैं कि क्या तो अनफा सुनफा कारक जो कारक यदि शनि हो गया तो दूसरे को धन वस्तु का उपभोग भी करेगा, बहुत कार्यों को करेगा, नेतृत्व भी करेगा। यही जातक का जन्म दिन में हो और चंद्रमा दृश्य चक्रार्थ में। यहाँ दो प्रकार के चक्रार्थों की परिचर्चा करते हैं, दृश्य चक्रार्थ और अदृश्य चक्रार्थ। दृश्य चक्रार्थ अर्थात सप्तम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक, अदृश्य चक्रार्थ अर्थात जो क्षितिज के नीचे रहता है प्रथम से लेकर के सप्तम तक,
इसमें अशुभ कारक ग्रह स्थिति और दृश्य कारक में शुभ कारक ग्रह स्थिति हो तो इससे भी ये शुभ आचार्य ने यहाँ पे फल बताया है। आगे आप देखें कि लग्न या चंद्र ग्रह से उपचयगत ग्रहों का क्या फल होगा। इस प्रसंग में आचार्य कहते हैं क्या कि लग्नादतीव वसुमान शशांकात सौम्य ग्रहेरुपचयोपगत समस्त ही द्वाभ्याम समोल्प वसुमांश्च तदून याता अन्येषु सत्स्वपि फले सिदम उत्कटयेन। ये आचार्य कहते हैं। इनका आशय क्या है? कहते हैं कि जो सभी ग्रह शुभ ग्रह बुध गुरु शुक्र उपचय अर्थात 3, 6, 10, 11 में गए हुए हैं और तो जातक क्या होता है? धनवान होता है। यदि चंद्रमा से सभी शुभ ग्रह उपचयस्थ हो तो भी धनवान हो, यदि मध्यम कोटि के हो तो भी धनवान होगा, यदि शुभ ग्रह उपचयस्थ होने से अल्प धन वाला भी होगा। जन्म कुंडली में कुयोग होने पर यदि ऊपर की स्थिति जैसा कि बताया गया 3, 6, 10, 11 भावों से उनके होने पर भी पूर्णतया फल होता है, न कि अन्य कुयोगों का। ये आशय यहाँ पे आचार्य ने बताया है। जैसा कि आप कुंडली में देखें, दिख रहा है लग्न में तृतीय भाव में बुध गुरु शुक्र हैं, या फिर षष्ठ में हो, या फिर दशम में हो, या फिर एकादश में हो, इस प्रकार के योग की उपलब्धि होगी जिसका फल आपके समक्ष बताया गया। मित्रों, चंद्रमा जो हमारा मुख्य रूप से चंद्र योग जो है, तो चंद्राधियोग में चंद्र से निष्पन्न होने वाले षष्ठम द्वादश से संबंध से कई प्रकार के भी होते हैं। इसलिए चंद्रमा का अधियोग यहाँ पे गृहीत करके चंद्र योग विचार शीर्षक निष्पादित किया गया है। अगर मुख्य रूप से इस पाठ को हम पढ़ें, जैसा कि मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि जो यह वीडियो प्रेजेंटेशन का माध्यम है, यह वस्तुतः एक सार रूप में आपके समक्ष इन विषयों को रखा जा रहा है। विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए आपको मूल ग्रंथ और इसका जो मूल आशय आपके समक्ष उपस्थित है टेक्स्ट रूप में, उसे अध्ययन आपको करना हो। यदि समग्रता से सारांशिका रूप में इस विचार करें कि इस पाठ में क्या है, तो मित्रों आप देखें कि सूर्य से चंद्रमा यदि केंद्र पर अथवा आपोक्लिम में हो तो जातक की शुभाशुभ फल की ही प्राप्ति होती है, जिसमें उत्तम, मध्यम और निम्न स्तर की स्थितियों का निर्देशन किया गया है। चंद्रमा अपनी नवांश अपने अधिमित्र या शुभ ग्रहों के साथ हों तो निश्चित रूप से धनवान और सुखी बनाते हैं। अधियोग नामक योग षष्ठ, अष्टम, द्वादश से ग्रहों के संबंध से 7 प्रकार के हो सकते हैं और अधियोग में जिसका जन्म होता है वह व्यक्ति राजमंत्री, मंत्री के समान, राजा के समान, सेनापति के समान होता है। और चंद्रमा से दूसरी 12वीं स्थिति में सूर्य को छोड़ करके सुनफा अनफा, दोनों में ग्रह हो तो दूरग्रह होता है, दोनों में से कहीं ग्रह ना हो तो किमद्रुम नामक योग होता है। इस प्रकार के सुनफा अनफा 31 प्रकार के होते हैं तथा दुरुधरा को 180 प्रकार का भेद बताया गया है। सुनफा अनफा दुरुधरा योग में उत्पन्न होने वाला बालक, जैसा कि मैंने बताया कि सुनफा अनफा दुरुधरा में उत्पन्न होने वाला बालक निश्चित रूप से राजतुल्य सुख को प्राप्त करता है, अर्थात सब मिलाकर के सुखकारक गृहीत किया गया है। लेकिन किमद्रुम योग जो है इस योग का, वह क्या है? अशुभ कारक है। वह इस योग में उत्पन्न होने वाला जातक मलिन होता है, दुखी होता है, नीच वृत्ति को करने वाला होता है। अब मंगल से बनने वाला ग्रह नेतृत्व को देता है। सुनफा नफादि योग बनते हैं तो युद्ध प्रिय, धनवान, साहसी होता है। यदि यही बुध से बने तो मृदुभाषी, कला में निपुणता को प्राप्त करता है जातक। यदि बृहस्पति हो तो सुखी होता है, राजपूजित होता है। यदि शुक्र हो तो कामी होता है, बहुत धन, विषय भोगों में लिप्त रहने वाला। अब जन्म कुंडली में लग्न से सप्तम भाव पर्यंत भावों को अदृश्य चक्रार्थ तथा सप्तम से लग्न भावों को दृश्य चक्रार्थ की संज्ञा दी गई। यदि दिन में जन्म हो और चंद्रमा के दृश्य चक्रार्थ में स्थिति शुभ फल प्रदान करने वाली, अदृश्य चक्रार्थ में होने पर भी शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। अब रात्रि काल में जन्म हो
और चंद्रमा की अदृश्य चक्रार्ध स्थिति से और अदृश्य चक्रार्ध स्थितियों से शुभाशुभ फल की प्राप्ति, अर्थात एक में शुभ दूसरे में अशुभ। ऐसे ही लग्न से सभी शुभ ग्रहों की स्थिति में जातक अत्यंत धनवान होता है। चंद्रमा से उच्च स्थान में सभी शुभ ग्रहों की स्थिति से भी जातक धनी होता है और बहुत प्रकार की उपलब्धियों। मित्रों, संक्षिप्त रूप से कहें तो चंद्रमा को मुख्य रूप से जिस प्रकार से आप ग्रहमंडल में देखें, सबसे नजदीक भूमि का चंद्रमा है, इसीलिए भूमि का उपग्रह भी कहते हैं। यह सबसे ज्यादा हमें प्रभावित करता है। यही कारण है कि आचार्य ने यहाँ पे चंद्रमा को गृहीत किया है और चंद्रमा को मुख्य रूप से बालारिष्ट सदृश राजयोग में भी अधियोग में भी गृहीत करके शुभाशुभ बनने वाले योगों का निर्देशन किया है। आज यहीं विराम लेते हैं। धन्यवाद।